हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका पंत और आई होप आपको अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए गए होंगे वो सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब तो बोर्ड के एग्जाम बहुत पास आ गए हैं, हमारे पास सैम्पल पेपर्स भी आ गए हैं। तो एक बार ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएं तो फिर हम सैम्पल पेपर्स भी साथ साथ में करेंगे। चलिए, तो अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज में अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए अब समझते हैं। तो रेजिस्टेंस, अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुकी थी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके पाथ में जो उसको ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जो उसको रुकावटें आती हैं, ये रुकावटों को ही कहा जाता है रेजिस्टेंस। तो अगर आपने नहीं इस वीडियो को देखा है तो ये वाला रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी को समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे ठीक पहले वाला वीडियो जो रेजिस्टेंस पे है वो जरूर देख लें, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने कहा था रेजिस्टेंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को जो रुकावटें आती हैं वो कहलाता है रेजिस्टेंस, उसके चलने के पाथ में। ठीक है, जब वो चल रहा है तो उसको जो प्रॉब्लम से वो चल रहा है, जो प्रॉब्लम्स उसको मिल रही है चलने में, उसको हमने कहा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब पहली चीज ऐसे समझते हैं, बिफोर हम इसको फिजिक्स के तौर पे समझें, हम इसको थोड़ा सा एनालॉजिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो रास्ते हैं। एक है हाईवे से आप कहीं किसी एक डेस्टिनेशन में जा सकते हैं। दूसरा रास्ता जो आपको डेस्टिनेशन में जाने का है वो है एक बहुत टूटी फूटी सड़क। ठीक है, एक इनर रोड है जो बहुत टूटी फूटी है। ठीक, दोनों में ही आपको 1 किलोमीटर चलना है। तो आप किस में चलना ज्यादा पसंद करेंगे? आप टूटी फूटी सड़क के से होते हुए जाना चाहेंगे अपने डेस्टिनेशन में, अपने उस जगह पे जहां पे आपको जाना है, या आप जाना चाहेंगे बिल्कुल हाईवे, बिल्कुल स्मूथ रोड से जिसमें आपको चलना है और अपना जो भी आपका जो डेस्टिनेशन है जहां पे आपको पहुंचना है वहां आप पहुंचना चाहेंगे? तो कौन सी रोड ज्यादा बेहतर रहेगी? तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि हाँ जी, हाईवे से जाना ज्यादा अच्छा है। टूटी फूटी रोड से कौन जाता है? कौन कहता है कि हम टूटी फूटी रोड से चल के कार लेके चले जाएंगे? ठीक है, अलाइनमेंट भी बिगड़ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपका प्रेफरेंस क्या रहेगी कि नहीं, हम हाईवे से जाएंगे। अब सपोज करिए कि मैं आपको बोलूं कि नहीं, आपको इस टूटी फूटी रोड से ही निकलना है, तो आपको 1 किलोमीटर इस टूटी फूटी रोड में चलना है। तो क्या होगा, आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। कहीं रोड कुछ गड्ढा है, कहीं कुछ और है, कहीं टूटी है। तो आप जैसे तैसे किसी तरीके से अपने डेस्टिनेशन में या उस जगह पे जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचेंगे। अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि अगर ये आपका वो जगह है, ये आपका वो घर है जहां पे आपको पहुंचना है, और ये रोड बहुत टूटी फूटी है, कुछ ऐसे है। मैं ये टूटी फूटी रोड को कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा दिखा रही हूँ, और ये रहे आप अपनी कार के अंदर। मान लीजिए कि ये आपकी कार है। ठीक है, मान लीजिए कि आप कार में बैठे हैं। ठीक है, आपकी कार की हेडलाइट भी है। चलिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मान लीजिए ये 1 किलोमीटर रोड है तो आप बहुत मुश्किल से पार करके यहाँ पे अपने जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच गए। मैं कहती हूँ कि आपको, अब मैं क्या कर रही हूँ, इससे दूर वाला डेस्टिनेशन दे रही हूँ, और आपको करीब इसको और छोटा कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, और मैं मान लीजिए आपको ये कह रही हूँ कि आपको ये टूटी फूटी रोड में 1 किलोमीटर नहीं, ये समझ लीजिए कि 2 किलोमीटर है, कुछ 2 किलोमीटर चलना है। ठीक है, अब ये 1 किलोमीटर नहीं रहा, पहले 1 किलोमीटर इतना था, और आपका यहाँ पे इस जगह पे आपको पहुंचना था। ठीक है, ये था आपका 1 किलोमीटर। ठीक है, ये थे आप। अब मैंने कहा ये रहे आप, और मैंने कहा आपको यहाँ पे पहुंचना है, जो करीब, अब ये हो गया डिस्टेंस 2 किलोमीटर का। टूटा फूटी रोड है, एग्जैक्टली उसी तरीके से टूटी फूटी है जितनी ये 1 किलोमीटर की रोड टूटी फूटी है। तो ये बताइए कि आपको जो प्रॉब्लम्स फेस होंगी वो ज्यादा होंगी या कम हो जाएंगी? जैसे ही मैंने लेंथ बढ़ाई, रेसिस्टेंस इज द प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं उस रूट में चलने में। तो जैसे ही मैं लेंथ बढ़ाऊंगी तो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो क्या कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी? डेफिनेटली ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ये टूटी फूटी रोड है, हमने उतनी रोड और बढ़ा दी। तो आपको वो रेसिस्टेंस
ये रुकावटें ज्यादा महसूस होंगी। कहीं गड्ढा है, कहीं कुछ है, तो आप कभी ऐसे टेढ़े मेढ़े होके निकलेंगे, कभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा कि अच्छा अब कैसे निकालूं, क्या करूं, ठीक है ना। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेसिस्टेंस जो है वो किसके, लेंथ के कैसा हो गया, जैसे जैसे मैंने लेंथ बढ़ाई वैसे वैसे रेसिस्टेंस या रुकावटें भी या प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। आपने लेंथ को डबल कर दिया, रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स भी डबल हो जाएंगी, कम नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गया, कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब दूसरा देखते हैं क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके स्कूल की छुट्टी हुई, अब सबको घर जाने की जल्दी होती है, किसी को नहीं मन होता है कि नहीं वो स्कूल में बैठा रहे, और स्पेशली तब जब आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। तो एग्जाम्स जैसे ही खत्म होते हैं सब सोचते हैं दौड़ दौड़ के हम घर पहुंच जाए, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दी उठे थे, सोना है, कल का एग्जाम फिर देना है, फिर प्रिपरेशन करनी, एटसेट्रा एटसेट्रा। मान लीजिए कि दोनों गेट अभी खुले हुए हैं और बच्चे आराम से निकल रहे हैं, ठीक है। पर अगर ऐसा हो जाए कि एक गेट बंद हो जाए और एक खुला छोड़ दें, तो अब बच्चे क्या होंगे, धक्का मुक्का देके निकलेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि एरिया हो गया कम निकलने का, ठीक है। पहले दोनों गेट खुले थे तो एरिया बहुत ज्यादा था, तो धक्के मुक्के थोड़ा कम थे, रहेंगे पर थोड़ा कम रहेंगे। पर जैसे ही एक गेट का बंद हो गया और बहुत छोटा एरिया हो गया और बच्चों को जल्दी है निकलने की, तो क्या होगा, ज्यादा धक्के लगेंगे, बच्चे एक दूसरे को ज्यादा पुश करते हुए निकलेंगे, राइट। तो अब देखिए, जैसे ही आपने एरिया, अभी जो पुशिंग है ना, यही है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब दोनों गेट खुले थे और एरिया ज्यादा था तो पुशिंग कम थी, क्योंकि बच्चों के पास बहुत एरिया था निकलने का, तो उनको बहुत ज्यादा धक्का मारने की जरूरत नहीं थी। पर जैसे ही एक गेट बंद हो गया और सिर्फ एक ही गेट खुला रह गया, तो एरिया हो गया कम बाहर निकलने का, राइट, बच्चों के लिए। तो अब बच्चों में वो पुशिंग या धक्का मुक्का बहुत बढ़ गया बाहर निकलने के लिए। तो इससे हमने क्या समझा, और धक्का क्या है, धक्का तो है हमारा रेजिस्टेंस। कब बढ़ गया रेजिस्टेंस, जब हमने एरिया को कम कर दिया, ठीक है। तो जब एरिया कम हुआ, रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। और जब हमने एरिया बड़ा कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। देख रहे हैं, एक दूसरे के उल्टा चल रहा है, राइट। और जब ऐसा होता है तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को क्या कहते हैं, हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो रेजिस्टेंस जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एक चीज बढ़ेगी, यहाँ पे क्या होता है, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस, सॉरी, अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। एक दूसरे के उल्टा चल रहा है, पूरा गेट खुला है तो बच्चे कम धक्के मुक्के से बाहर निकल रहे हैं। कम धक्का मुक्का मतलब कम रेजिस्टेंस। तो जब ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है कम रेजिस्टेंस है, और जब कम क्रॉस सेक्शन एरिया था, जब हमने एक गेट बंद कर दिया तो बच्चों के धक्के बढ़ गए। धक्का क्या है, रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए अब तीसरी चीज में आ जाते हैं, वो क्या होता है हमारा टेम्परेचर। यह है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है, अब समझिए कि एक वायर है, ये समझिए कि ये एक वायर है और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए मैं डिफरेंट कलर से दिखाती हूँ इलेक्ट्रॉन को। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये तो मैटर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल्स में, मेटल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जो जंप करता रहता है। तो ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसका टेम्परेचर इस वायर का बढ़ाऊंगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पहले के कंपैरिजन में। जितनी भी पहले होगी उससे थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, राइट। अब पहले जो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहे थे आराम आराम से इधर उधर, वो अब तेजी तेजी से भाग रहे हैं इधर उधर, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो कभी यहाँ टकराएंगे, कभी यहाँ टकराएंगे, कभी अगले इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे। तो बहुत ज्यादा टकराना, जो इनका कोलिजन है ना, वो बढ़ जाएगा। इनका जो टकराना है, कोलिजन मीन्स टकराना जो है वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब ज्यादा टकराएंगे तो पहले तो आराम आराम से निकल लेते,
ठीक है ना। तो आराम से सब निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं। पर जब बहुत टकरा रहे हैं, धक्का मुक्का कर रहे हैं, तो क्या होता है, आपकी एनर्जी तो धक्के मुक्के में वेस्ट हो जा रही है, आप उतने आसानी से थोड़ा निकल पा रहे हो। ठीक, आप इसको ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं पे गए हुए हैं और आराम से, मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए हुए हैं और आप आराम से, जो बहुत भीड़ है पर फिर भी आप सब चले चलते जा रहे हैं आराम से, कोई धक्का मुक्का ऐसा नहीं है। तो भीड़ होने के बावजूद भी सब लोग, ये सारे लोग इलेक्ट्रॉन से आराम से चल रहे हैं। ठीक है, बट सडनली क्या होता है कि भीड़ में कोई स्टैम्पीड हो जाती है, कोई भगदड़ हो जाती है। ठीक है, सब एक दूसरे को बहुत धक्का मुक्का देने लगते हैं। तो क्या आप अब आराम से चल सकते हैं? कभी आप इधर टकराएंगे, कभी आप उससे टकराएंगे, कभी आप उससे टकराएंगे। तो जो पहले आप आसानी से निकल जा रहे थे वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो ठीक है, तो यही होता है जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे से टकराते हैं। और उससे क्या होता है, जैसे ही कोलिजन पड़ते हैं तो वो रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, रुकावटें क्रिएट करता है इलेक्ट्रॉन के पाथ में मूव होने में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से मूव नहीं हो पा रहा, क्योंकि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं और रेसिस्टेंस दे रहे हैं सीधे सीधे चलने में। सीधे सीधे नहीं चल पा रहे, एक दूसरे को रोक रहे हैं, इधर टकराया, उधर टकराया, उधर टकराया, तो वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं चलने में। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, फिर कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा रुकावटें पैदा करेंगे, टकराने की वजह से आराम से तो नहीं चल पाएंगे। तो रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रेसिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, अच्छा इसको ऐसे लेते हैं कि आज मानिए कि सैटरडे एंड संडे है और आपने मम्मी से कहा कि नहीं आज मैं रोटी नहीं खाऊंगी, या आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो पराठा बना देते हैं, तुमने कहा पराठा भी नहीं खाएंगे, तो मम्मी ने कहा चलो पूड़ी बना देते हैं। पर ये तीनों चीजें किससे बन रही हैं, सब आटे से बन रही हैं। तो टेस्ट में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा फ्राई होने की वजह से, और रोटी तो सिर्फ आप ऐसे ही उसको सेकते हो ना, तो उतना डिफरेंस तो होगा, पर मटेरियल तो सेम है ना, तो बहुत मेजर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, तीनों ही चीज आटे से बनी हुई है। ठीक है, अगर हम कहें कि नहीं चलो पिज्जा बना देते हैं, तो पिज्जा क्या है, अब ये मैदे से बना हुआ, तो इसका टेस्ट कंप्लीटली, या भटूरा बना देते हैं। ठीक है, तो भटूरे का टेस्ट पूड़ी से बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों ही फ्राइड है, बट भटूरा और पूड़ी सेम टेस्ट में नहीं होंगे, क्योंकि इनका नेचर ऑफ मटेरियल अलग अलग है। एक मैदा है, एक रोटी है, सॉरी एक आटा है। तो आटे से बनी हुई रोटी, आटे से बनी हुई पराठा और आटे से बना हुआ पूड़ी, इनका टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, पर भटूरे का नहीं होगा, क्योंकि नेचर चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस जो होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। जैसे वो कंडक्टर है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मूव होने देता है। ठीक है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं देता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ये होता है चलने देता है, कंडक्ट होने देता है, जाओ भाई जाओ, चलो आराम से जाओ। ठीक, पर अगर वो इंसुलेटर है मटेरियल, तो वो क्या करता है, बहुत रेजिस्टेंस देता है, बिल्कुल नहीं चलने देता कि भाई नहीं चलना है, जैसे रबर। ठीक है, या वुड, ये सब क्या होते हैं, इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो मूव करे इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के चलना, जैसे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो इनमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्री होता ही नहीं कि वो चलना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये बहुत रेसिस्टेंस देते हैं। तो इस तरीके से नेचर ऑफ मटेरियल जो है वो डिपेंड होता है, सॉरी रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। इंसुलेटर है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके का नेचर ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो अब चलिए इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेसिस्टिविटी। तो हमें ये भी समझना है कि क्या डिफरेंस है रेसिस्टिविटी में एंड रेसिस्टेंस में, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। अब हम आगे करते हैं, एक चीज और रह गई जो हमें समझनी है, थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस को लेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो रेजिस्टेंस जो है वो
डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसको और ले लेंगे। बाकी जब हम रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और इलेबोरेटेड वे में कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है।